हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल स्पीड ज्ञान में स्वागत है। आज की क्लास में हम जो जर्नल साइंस का पार्ट होता है आपके एग्जाम में, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जर्नल साइंस में भी हम बायोलॉजी का पोर्शन है, पहले वो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स में डिस्कस। तो बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक्स है वो कवर होंगे अपने सिलेबस में, वो सारी चीजें हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले जो अपना कंटेंट होगा उसके बारे में, मतलब अपने सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है पहले उनकी डिटेल पढ़ेंगे और उसके बाद उसके एमसीक्यू है वो हम सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हमें अपना बायोलॉजी का बेसिक स्टार्ट करना है कि बायोलॉजी है वो होती क्या है, बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी टॉपिक्स है वो हमें पढ़ने हैं, और बायोलॉजी के जनक है वो को माना जाता है, जीव विज्ञान है उसके जनक किसको माना जाता है, कितनी भागों में इसको विभाजित किया गया है, और जीव पादप है वो सभी के सभी किससे बने, प्लांट और एनिमल्स है वो सभी किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं, वो हमें सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कस करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, वो होता क्या है। तो आप लोगों को बता दूं, जीव विज्ञान क्या है। विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, हम जीवों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की एक शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान बोलेंगे। बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान हम उसको बोलते हैं। अब जो जीव विज्ञान है उसको कितनी शाखाओं में, दो शाखाओं में विभाजित कर दिया। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में विभाजित कर दिया गया, और वो दो शाखाएं कौन कौन सी थी, तो वो दो शाखाएं थी, एक वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और दूसरा था जीव जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम सारे के सारे जो पादप होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, और जंतु विज्ञान में हम जितने भी जंतु हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, चाहे फिर वो मानव हो या फिर और कोई जंतु हो, उसके बारे में हम कहाँ पर अध्ययन करते हैं, जूलॉजी में अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान में। जो अपना बायोलॉजी है उसको दो ब्रांचेज में विभाजित किया गया। कौन कौन सी दो ब्रांचेज बनाई गई, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी में हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जूलॉजी में हम जंतुओं के बारे में डिस्कस करते हैं। जो जीव विज्ञान है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। कौन है जीव विज्ञान के जनक, अरस्तु। अरस्तु जी है, इनको जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान के जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएगा, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। और अगर हम बात करें कि भाई वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, बोटनी और जूलॉजी, इनको भी अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है। जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित कर दिया, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। फिर वनस्पति और जंतु को भी आगे बहुत सारी ब्रांचेस में विभाजित कर रखा, तो हमें उनकी डिटेल नहीं पढ़नी, हमें वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान की पूरी डिटेल पढ़नी है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, जंतु विज्ञान के जनक कौन है और जंतु विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं। तो जो वनस्पति विज्ञान है, बोटनी है, उसमें हम पादप जो पौधे होते हैं उनके बारे में, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और जो जंतु विज्ञान है, जूलॉजी है, उसमें हम जो एनिमल्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वनस्पति विज्ञान है या फिर बोटनी है, उसके फादर किसको कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, तो किसको माना जाता है, थियोफेरेटस। थियोफेरेटस को क्या माना जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक माना जाता है। बात करें अगर हम जंतु विज्ञान की, तो जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है, अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक भी कौन है, अरस्तु है, और जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफेरेटस।
वनस्पति विज्ञान में पादप के बारे में अध्ययन करेंगे, पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे, और जो जंतु विज्ञान है उसमें हम किसके बारे में, प्राणियों के बारे में, जो जंतु होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान होगा क्या, जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें दो शाखाओं में विभाजित किया गया, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान पादप का अध्ययन करेंगे, जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करेंगे। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेरेटस एंड जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक पूछ लिया जाए तो वो भी कौन होंगे, अरस्तु। ये हो गया अपना बायोलॉजी का बेसिक। देन उसके बाद हम बात करते हैं कोशिका के बारे में, क्योंकि जितने भी अपने जंतु और पादप है वो किससे मिलकर बने हुए हैं, कोशिका से मिलकर बने हुए। तो आज हम अपने जो कोशिका विज्ञान है वो स्टार्ट करेंगे, फिर वन बाय वन टॉपिक हम लेते चलेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई कोशिका होती क्या है। कोशिका है वो होती क्या है, तो कोशिका है वो क्या, जो जीव होते हैं उनके शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कई लोग क्या बोल देते हैं कि कोशिका शरीर का सबसे छोटा पार्ट है या सबसे छोटा हिस्सा है। कोशिका हिस्सा नहीं है, कोशिका अंग नहीं है शरीर का। कोशिका मिलकर क्या बनाती है, अंगों का निर्माण करती है। तो कोशिका है वो जीवों के शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, संरचना भी कर रही है। और अगर संरचना हुई है तो संरचना करके क्या बनाएगी, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाती है, सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, और टिश्यू मिलकर आगे क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। एक पर्टिकुलर ऑर्गन है और वो पर्टिकुलर ऑर्गन एक पर्टिकुलर कार्य करता है। तो जो कोशिका है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो किसका निर्माण करती है, अंगों का निर्माण करती है। और वो अंगों का सारे के सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, शरीर का। देखो जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, सेल। सेल से मिलकर क्या बनेगा, अपने पास टिश्यू बनेगा, जिसको ऊतक बोलते हैं हिंदी में। टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। टिश्यू से ऑर्गन, अंग बनेगा। और ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगी, कंप्लीट बॉडी। मतलब कोशिका से ऊतक बनेगा, ऊतक से अंग बनेगा, अंग से अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र मिलके क्या बनेगा, पूरी की पूरी बॉडी बनाते हैं। तो पूरी की पूरी जो संरचना कर रहा है हमारे शरीर का, कौन कर रहा है, कोशिका कर रहे। तो क्या बोल सकते हैं हम, कोशिका है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा एक बात और याद रखना, जो कोशिका है वो कौन सी भाषा का शब्द है। कई बार ये पूछ लेता है, कोई भी एक वर्ड देगा, कोशिका दे दिया, ऊतक दे दिया, या और कोई आगे पढ़ेंगे हम, तो वो वर्ड पूछ लेता है कि कौन सी भाषा का वर्ड है। तो जो कोशिका है वो लैटिन भाषा का वर्ड, लैटिन भाषा है, जो लैटिन लैंग्वेज है उसका शब्द है क्या, कोशिका। ध्यान रखना, कोशिका सेल है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कोशिका को हिंदी में हमने क्या बोल दिया, कोशिका बोल दिया। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और अगर बात करें हम साइंस की, कि साइंस में कोशिका को क्या बोलेंगे, तो साइंस में कोशिका को हम क्या बोलते हैं, साइटो। क्या बोलेंगे, साइटो। साइंस में कोशिका को हम क्या बोलेंगे, साइटो। कोशिका होती क्या है, कोशिका को साइंस में क्या बोलते हैं, कोशिका कौन सी भाषा का शब्द है, हो गया। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका को विज्ञान में हम साइटो बोलते हैं, चाहे हिंदी में लिखना चाहे इंग्लिश में लिखना, साइटो ही लिखा जाएगा। कोशिका है ये क्या कर रही है, जीवों के शरीर की संरचना करती है, लैटिन भाषा का ये शब्द है। इसके अलावा जो कोशिका है उसकी खोज किसने की थी, ये तो इसका बेसिक हो गया। कोशिका है वो है क्या चीज, बेसिक हो गया। उसके बाद अगर हम उसकी हिस्ट्री की बात करें कि कोशिका की खोज किसने की थी, सबसे पहले खोज किसने की, उसके बाद किसने की, उसमें कोई भी चेंजमेंट आए या फिर निर्जीव कोशिका, जीवित कोशिका, उनकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पेड़ की छाल में, सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पेड़ की छाल में, और पेड़ किसका था, ओक ट्री, जो आकड़े का पेड़ होता है उसकी छाल में, और छाल में भी कॉर्क नामक पदार्थ में, इसमें
कोर्क नामक पदार्थ में, ध्यान रखना ये कभी सिर्फ स्लाइड पढ़ लो। कोर्क नामक पदार्थ में किसकी खोज की थी उन्होंने? कोशिका। कैसी कोशिका? निर्जीव कोशिका। कैसी कोशिका की खोज की थी? निर्जीव कोशिका की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो आंकड़े का पेड़ होता है, ओक ट्री होता है, उसके अंदर कोर्क नामक पदार्थ में, कोर्क सब्सटेंस होता है जो पेड़ की छाल का ब्राउन कलर है या फिर ब्लैक कलर है, काला रंग है या भूरा रंग है, वो किसकी वजह से होता है? कोर्क नामक पदार्थ की वजह से होता है। और इसी कोर्क नामक पदार्थ में रॉबर्ट हुक ने 1665 में निर्जीव कोशिका की खोज की। निर्जीव कोशिका की खोज 1665 में हुई थी। और अगर ये भी पूछ ले कि पहली बार कोशिका की खोज किसने की थी, तो पहली बार कोशिका की खोज भी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, चाहे फिर वो निर्जीवी थी। सबसे पहले इन्होंने ही कोशिका को खोजा था। ये तो हो गया निर्जीव कोशिका के बारे में। फिर बात करें कि भाई जो जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज की बात करें तो 1674 में एंटोनी वॉन लीवनहुक नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने किसकी खोज की? जीवित कोशिका की। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किसमें की? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज जो तालाब का पानी था उसमें एक सूक्ष्म जीव में की। एक जो सूक्ष्म जीव था उसके अंदर किसकी खोज की? जीवित कोशिका। और वो सूक्ष्म जीव क्या था? जीवाणु। एक जीवाणु था, उसके अंदर क्या किया उन्होंने? जीवित कोशिका की खोज की। तो याद रखना, जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन लीवनहुक ने की थी। किसके अंदर की थी? जीवाणु में की थी। अब उन्होंने जीवाणु की भी खोज कर दी, कोशिका के साथ साथ उन्होंने जीवाणु की भी खोज कर दी। तो जीवाणु क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म जीव है, जीव विज्ञान है, उसकी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसके जनक कौन होते हैं, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के, माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसको माना जाता है? एंटोनी वॉन लीवनहुक। आपको ध्यान रखनी कि जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन लीवनहुक ने की थी। और उन्हें जो माइक्रोबायोलॉजी है, सूक्ष्म जीव विज्ञान है, उसका जनक भी माना जाता है। ये हो गया कि भाई निर्जीव कोशिका किसने खोज की और जीवित कोशिका की खोज किसने की। फिर उसके बाद बात करते हैं कि भाई ये किसने बताया कि पादप और जंतु, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही कोशिकाओं के बने हुए हैं। ये चीज किसने डिफ्रेंशिएट, किसने बताया इसके बारे में? तो 1838 में दो साइंटिस्ट आए, एम्स और टी स्वान। 1838 में दो साइंटिस्ट आए, एम्स और टी स्वान। इन्होंने क्या दिया? जो कोशिका सिद्धांत है वो इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। जो सेल थ्योरी थी वो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन की। और दोनों ने एक ही चीज बताई। एम्स ने इन्होंने बताया कि सारे के सारे प्लांट्स हैं, सारे के सारे पादप हैं, वो किससे मिलकर बने हुए हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हुए, सेल से मिलकर बने हुए। और टी स्वान है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने भी ये एक चीज बताई कि सारे के सारे एनिमल्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? सारे के सारे जंतु है वो कोशिकाओं से मिलकर बने। एक ने बता दिया कि सारे पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने हुए, दूसरे ने बताया सारे के सारे जंतु है वो कोशिकाओं से मिलकर बने। तो बात तो एक ही हो गई कि सारे के सारे जो जीवित प्राणी हैं वो किससे मिलकर बने हुए? कोशिकाओं से मिलकर बने। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे मिलकर बने हुए हैं? जो कोशिकाएं हैं उससे मिलकर वो बने हुए हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, या फिर पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, ये चीज किसने बताई थी? तो किसने? एम्स और टी ने 1838 में बताई थी। लेकिन इनका ये सिद्धांत फेल हो गया था। ये जो इनका सिद्धांत था ये फेल हो गया था। फेल क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने एक चीज एक्सप्लेन नहीं की थी कि ये जो कोशिकाएं हैं जिससे मिलकर बने हुए हैं, ये कोशिकाएं आ कहां से रही है? ये सारी की सारी कोशिकाएं आ कहां से रही है, इस चीज के बारे में उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इसलिए उनका ये सिद्धांत है वो फेल हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की या निर्जीव कोशिका की खोज किसने की,
1665 में रॉबर्ट हुक ने की ओक ट्री होता है, जो आकड़े का पेड़ होता है, उसमें खोज की गई थी और उसमें भी कॉर्क नामक पदार्थ में उन्होंने खोज। फिर पूछ ले कि अगर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, 1674 में किसने, जो एंटोनी वॉन लीवनहुक है, उन्होंने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की। किसने की? जीवाणु के अंदर खोज। उन्होंने जीवाणु में जीवित कोशिका की खोज की, इसी के साथ उन्होंने एक सूक्ष्म जीव का भी क्या कर दिया था, आविष्कार कर दिया था, खोज कर दी। अब उस सूक्ष्म जीव की खोज कर दी, इसीलिए सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के जनक भी किसको माना जाता है, एंटोनी वॉन लीवनहुक। फिर उसके बाद कोशिका सिद्धांत आया 1838 में, उसमें बताया गया कि दो वैज्ञानिक थे, एम्सलीडेन और टी स्वान, उन्होंने बताया कि पौधे और जंतु सारे के सारे कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते। ये हो गए इसके पूरी हिस्ट्री। फिर उसके बाद आता है कि भाई जो अपना संसार है उसमें सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, और जो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, वो चीज यहाँ पर बतानी है। तो अगर बात करें कि ओवरऑल वर्ल्ड बात करें कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो अगर बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। साइज पूछ ले तो कितना होगा, 150 mm। कितना होता है, 150 mm। सबसे बड़ी कोशिका पूछ ली जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, वो सबसे बड़ी कोशिका होगी। और अगर साइज पूछ ले तो कितना हो जाएगा इसका साइज, अपने पास यहाँ पे 150 mm इसका साइज है, वो हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ भी इसको बोला जाता है, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ भी इसको कहा जाता है। ये माइक्रोमीटर, ये टाइपिंग में। अगर इसकी साइज की बात करें तो कितना हो जाएगा साइज, 0.2 टू 0.5 माइक्रोमीटर। सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा है। साइज कितना हो जाएगा, 0.2 टू 0.5 माइक्रोमीटर इसका साइज है, वो होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा। ठीक है। फिर उसके, ये तो हो गया ओवरऑल कि ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन कौन सी होगी। अगर बात करें हम मानव के अंदर कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। लार्जेस्ट सेल है जो ह्यूमन के अंदर, वो क्या होगा, जो ओवा होता है, ओम होता है, वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। और अगर बात करें सबसे छोटी कोशिका की, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो होगा शुक्राणु। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवा है, साइज बता रखा है 100 माइक्रोन उसका साइज रहेगा। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो शुक्राणु जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, और साइज कितना होगा, 50 माइक्रोमीटर। ये तो हो गई बड़ी और छोटी। अगर बात करें लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका या फिर विभाजन रहित कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका या फिर विभाजन रहित कोशिका जिसके अंदर डिवीजन नहीं होता है, तो अगर एक बार खराब हो गई तो दोबारा सही नहीं हो सकती, तो वो कौन सी कोशिका, तो जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती, जो तंत्रिका कोशिका होता है, जो अपने मस्तिष्क में पाई जाती है, वो सबसे लंबी कोशिका, अराउंड 1 मीटर इसका साइज होता है। 1 मीटर जो तंत्रिका कोशिका है उसका साइज होता है। और ये विभाजन रहित कोशिका है, इसीलिए बोला जाता है कि अगर आंख में चोट लग गई, मस्तिष्क में चोट लग गई, सर में चोट लग गई, तो वो ठीक नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि कोशिकाएं हैं वो विभाजन नहीं करती है, और विभाजन नहीं करेंगी तो वो जो क्षतिग्रस्त हिस्सा है, जो पार्ट डैमेज हो गया है, वो भी नहीं हो सकता। तो इसलिए बोला जाता है कि जो सर में चोट लगती है वो कभी भी ठीक नहीं हो।
तो पूछ ले कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, अंडाणु मानव में सबसे छोटी कोशिका, शुक्राणु सबसे लंबी कोशिका, तो कौन सी हो जाएगी? इसका विभाजन रहित कोशिका, तंत्रिका कोशिका, सॉरी, सबसे लंबी कोशिका मस्तिष्क नहीं, तंत्रिका कोशिका जो मस्तिष्क में पाई जाती है। ये हो गया मानव का और ओवरऑल कि कौन सी सबसे बड़ी और कौन सी सबसे छोटी कोशिका होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि कौन से जीव सिर्फ एक ही कोशिका से अपना सारा काम कर लेते हैं और कौन से जीव है जिनको बहुत सारी कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है अपना अलग अलग काम पूरा करने। इस हिसाब से भी जो जीव है उनको दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से दो भाग बनाए गए? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। इनके नाम ही रिप्रेजेंट कर रहे। एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका नाम ही बताया यूनि, एक। यहाँ पर सिर्फ एक कोशिका है, एक सेल है, वही क्या करेगी? सारे काम करेगी, चाहे वो रेस्पायर करने का काम हो, डाइजेशन का काम हो, प्रोटेक्शन का काम हो, एक्सक्रीशन का काम हो, सारे के सारे काम कौन करे? सिर्फ एक ही कोशिका है वो करती है। और बात करें बहुकोशिकीय जीवों की, तो बहुकोशिकीय जीव कौन से जीव होंगे? वो जीव जो जिनको अपना पर्टिकुलर एक विशेष काम करने के लिए विशेष कोशिकाओं के समूह जरूरत पड़ती है, वो कौन से होंगे? बहुकोशिकीय। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको दे रखी है, एक कोशिकीय जीव जिनमें केवल एक कोशिका मौजूद होती है, एकल कोशिका की सहायता से सारे कार्य करते हैं। उदाहरण में हम क्या ले सकते हैं? पैरामीशियम जीवाणु, बैक्टीरिया जो होता है, इसको हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। वो जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका से अपने सारे काम पूरे कर लेते हैं, वो कौन से जीव होंगे? एक कोशिकीय। और बहुकोशिकीय जीव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? जिनको एक विशेष कार्य करने के लिए एक विशेष कोशिकाओं के समूह से बना हुआ अंग है उसकी जरूरत। जैसे कि हमारा इसमें हम एग्जाम्पल एनिमल्स का ले सकते हैं, प्लांट्स का ले सकते हैं। तो हम मानव का ही लेके चलते हैं, ह्यूमन का लेकर चलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमें स्टमक की जरूरत है, छोटी आंत की जरूरत है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हमें जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हमें हार्ट की जरूरत पड़ती है। तो हर एक काम के लिए एक पर्टिकुलर क्या है अपने पास ऑर्गन होता है और उससे हम अपना फंक्शन परफॉर्म। तो बहुकोशिकीय जीव है उनमें क्या करेगा कि वो जीव जिन्हें एक विशेष कार्य करने के लिए एक विशेष कोशिकाओं के समूह से बने अंग की जरूरत पड़ती है, एक विशिष्ट अंग की जरूरत पड़ती है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। वो कौन से होंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन से होंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहु। उदाहरण में हम ले सकते हैं प्लांट्स। जो एनिमल और प्लांट है वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया अपना बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय। आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया कि भाई बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी के जनक कौन है, कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है। फिर कोशिका के बारे में हमने पूछा कि कोशिका क्या है, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे, कोशिका को साइंस में क्या कहते हैं, उसकी खोज किसने की, सारी चीजें पढ़ ली हमने। फिर उसके बाद ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, इनके बारे में पूरी डिटेल आज की क्लास में हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम जो कोशिका के अंग हैं, जो सेल के ऑर्गन से सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो क्लास। अगर आपको वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी, कुछ इसमें से समझ आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।